प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्यकाल में नारी की स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे। भारत पर इस्लाम के आक्रमण 712 ईस्वी से आरंभ हो गए थे, किंतु 1192 ईस्वी तक इस्लामी आक्रांता सिंध एवं पंजाब के कुछ हिस्सों पर ही अपना शासन स्थापित कर पाए थे। 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय के बाद उत्तरी भारत के बहुत बड़े हिस्से पर इस्लामी शासन की स्थापना हो गई, जो समय के साथ विस्तृत होती चली गई। इस्लामी आक्रांता अपने साथ बलपूर्वक इस्लाम के विस्तार का उद्देश्य लेकर आए थे। भारतीय समाज उनकी इस आंधी की सामना करने के लिए अपेक्षित तैयारी नहीं कर सका। इस कारण हिंदू समाज की सामाजिक वर्जनाओं की दीवार में बंद होकर अपने धर्म और रक्त की शुद्धता को बचाए रखने का प्रयास करने लगा। वह आक्रांताओं के हाथों में न पड़ जाए, इसलिए इन वर्जनाओं का नारी की स्वतंत्रता, शिक्षा, संपत्ति संबंधी अधिकारों पर कुप्रभाव पड़ा। मुस्लिम महिलाओं को अरब और तुर्किस्तान में हिजाब व बुर्के में रहना अनिवार्य था। भारत में भी मुस्लिम आक्रांताओं ने महिलाओं के लिए पर्दा अनिवार्य किया। एक ओर तो वे महिलाएं जो इस्लाम स्वीकार कर लेती थीं, हिजाब और बुर्के में बंद हो जाती थीं, दूसरी और हिंदू महिलाएं भी यदि घर से बाहर निकलती थीं तो अपने मुंह पर पर्दा डालती थीं और अपना शरीर अच्छी तरह से चद्दर से ढकती थीं, ताकि किसी पुरुष की दृष्टि उसके मुंह और शरीर पर न पड़े। अकबर ने भी स्त्री के संबंध में कठोर आदेश जारी किए। यदि कोई नौजवान युवती गलियों एवं बाजारों में बगैर घूंघट के दिखाई दे या जानबूझकर उसने पर्दे को तोड़ा है तो उसे वेश्यालय में ले जाया जाए और उसी पेशे को अपनाने दिया जाए। 16वीं सदी के यात्री बरबोसा ने बंगाल की औरतों में पर्दा प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। यदि कोई मुसलमान महिला किसी कारणवश थोड़े समय के लिए भी पर्दा हटा लेती थी तो उसे भयंकर परिणाम भोगना पड़ता था। काबुल के गवर्नर अमीर खान ने अपनी औरत को केवल इसीलिए छोड़ दिया था कि वह हाथी के पागल हो जाने पर जान बचाने के लिए नीचे कूदते समय बेपर्दा हो गई थी। हिंदू स्त्रियां अपने संबंधियों से स्वतंत्रतापूर्वक बात करती थीं, किंतु मुस्लिम महिला को अपने पति की उपस्थिति में ही किसी अन्य पुरुष संबंधी से बात करने की अनुमति थी। इस काल में राजपूत औरतें युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त करती थीं और प्रायः शिकार और अन्य अभियानों में महलों से बाहर निकला करती थीं। राजपूत कहते थे कि बेटी का जन्मदिन मेरे लिए अभिशाप स्वरूप है। परिवार में लड़की का लड़कों के समान आदर नहीं होता था। सामान्य परिवारों में लड़की पैदा होने की सूचना दाई इन शब्दों में देती थी, थारे भाटो जलमियो है। भारत में बाल विवाह का प्रचलन स्मृति काल से आरंभ हो गया था, किंतु मध्यकाल की राजनीतिक परिस्थितियों ने बाल विवाह को अनिवार्य कर दिया। पुत्री के जन्म के बाद 6 से 8 वर्षों से अधिक आयु तक अपने माता पिता के घर रहना वर्जित माना जाता था। 16वीं सदी के बंगाली कवि मुकुंद राय के अनुसार जो पिता अपनी पुत्री का 9 वर्ष की आयु में विवाह कर देता था वह भाग्यवान तथा ईश्वर का कृपा पात्र समझा जाता था। मध्यकाल में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें राजपूत लड़कियों ने अपने विवाह की शर्तें स्वयं निर्धारित की। राव सुल्तान की पुत्री ताराबाई ने शर्त रखी कि वह उसी नवयुवक से विवाह करेगी जो उसके पिता के राज्य को पठानों से मुक्त करेगा। पृथ्वीराज के भाई जयमल ने शर्त स्वीकार करके ताराबाई से विवाह किया। मोहिल सरदार की सुंदर कन्या कर्म देवी ने मंडोर के राव के उत्तराधिकारी से अपनी सगाई अस्वीकार करके पुगल के राजकुमार साधु की वधू बनना स्वीकार किया। जब औरंगजेब ने रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के लिए डोला भिजवाया तो चारुमती ने मेवाड़ के महाराणा राजसिंह को निमंत्रण भेजा कि वह चारुमती से विवाह करके उसके धर्म की रक्षा करे। अतः स्पष्ट है क्षत्रिय राज परिवार में कन्याएं वयस्क होने पर विवाह करती थीं। मध्यकाल में मुस्लिम समाज के निम्न वर्गों में एक पत्नी का प्रचलन था, लेकिन इबादत खाना में उलेमा ने व्यवस्था दी। मुसलमान निकाह के द्वारा 4 मुता के द्वारा कितने भी विवाह कर सकता था। अकबर ने आदेश जारी किया कि कोई भी साधारण व्यक्ति एक स्त्री से अधिक नहीं रख सकता। पहली के बांझ होने पर ही दूसरी पत्नी रखे जाने की अनुमति दी जा सकती थी। बहुविवाह की सुविधा केवल धनी मुसलमानों को प्राप्त थी। हिंदुओं में भी राजा और धनी वर्ग को छोड़कर एक पत्नी की प्रथा प्रचलित थी। ससुराल में स्त्री की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी। हिंदू महिला को अपने पियर और ससुराल दोनों ही स्थलों में संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। महिला को विवाह के अवसर पर दहेज में प्राप्त आभूषणों, बर्तनों व कपड़ों को स्त्रीधन माना जाता था। विवाह होने पर या परित्यक्ता होने पर स्त्रीधन के अतिरिक्त उसे कोई संपत्ति नहीं दी जा सकती थी। विधवा की स्थिति दयनीय थी। विवाह विच्छेद व पुनर्विवाह मुसलमानों में साधारण बात थी, किंतु हिंदुओं में यह वर्जित था।
जिस राजपूत लड़की की केवल सगाई होती थी वह भी अपने भावी पति की मृत्यु होने पर सती हो जाती थी। विधवाएं जो सती नहीं होती थीं समाज द्वारा तिरस्कृत दृष्टि से देखी जाती थी। सती प्रथा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मध्यकालीन मुस्लिम शासक था। इसने बल पर की जाने वाली सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। उसके शासन में किसी विधवा को सती होने के पूर्व शाही आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती थी। सीदी अली रईस हुमायूं के शासनकाल में भारत आया था। उसने लिखा है, सुल्तान के अफसर देखने के लिए तत्परता से उपस्थित रहते थे कि किसी विधवा को की इच्छा को नहीं जलाया जाए। अकबर ने भी बलपूर्वक सती किए जाने पर रोक लगा रखी थी। 16वीं 17वीं सदी के यूरोपियन यात्रियों डेलावेल, प्लेसार्ट, ट्रेवेंडे ने भी उल्लेख किए हैं कि किसी विधवा को जलाए जाने के लिए घरों से अनुमति लेनी आवश्यक थी। औरंगजेब ने आदेश जारी करके सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया, किंतु इन आदेशों का प्रजा पर कोई असर नहीं हुआ। सती प्रथा पहले की ही भांति चलती रही, क्योंकि विधवाओं के सती नहीं होने पर उनके बाल कटवा दिए जाते थे, उन्हें रंगीन वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण, अच्छे भोजन, नरम बिस्तर, सार्वजनिक स्थलों पर उपस्थिति, मांगलिक कर्म आदि से वंचित करके रूखा सूखा भोजन दिया जाता था और दासी के समान जीवन व्यतीत करने के लिए विवश किया जाता था। उनका दर्शन अमंगलकारी समझा जाता था, इसलिए वो सती होना ही श्रेयस्कर समझती थी। मध्यकाल की विदुषी महिलाओं के अंतर्गत राम भदबा, तिरुमलम्बा, मीराबाई, देवल रानी, रूपमती, चारुमती, अक्काबाई, केनाबाई, मुक्तिबाई, माधवबाई। मुस्लिम महिलाओं में गुलबदन बेगम, सलीमा सुल्ताना, नूरजहां, सितुन्निस्सा, जिबुन्निस्सा, जीनतुन्निस्सा आदि प्रसिद्ध प्रबुद्ध महिलाएं और प्रसिद्ध कवियत्रियाँ थीं। मध्यकालीन राजनीति के अंतर्गत राजा के अल्प व्यय होने पर उसकी माता और दादी नए राजा की ओर से राज्यकारी चलाती थी। जैसे मेवाड़ में कनवती, गोंडवाना में दुर्गावती। राजा राम मराठा शासक की मृत्यु के बाद उसकी रानी ताराबाई, मल्लाहार राव होलकर की पुत्रवधु महारानी अहिल्याबाई। मुस्लिम महिलाओं में रजिया सुल्ताना, चांद बीबी, मखदूम ओ जहान, अली मर्दान की बेटी साहिब जी, बेगम नूरजहां आदि शासन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिकाएं निभाई। इस प्रकार मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति पतन की ओर अग्रसर थी। प्राचीन काल के समान न तो उनके पास अधिकार थे और न समाज में उनका वह स्थान था। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आधुनिक भारत में नारी की स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।